हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ तो इसलिए हम उसके बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो मौजूद हैं। ये एलिमेंट्स कैसे आए, कहाँ से आए, इनके बारे में सारी डिटेल्स हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री की ये सीरीज़। और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, पहले हमें जानना पड़ेगा एटम है क्या। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस ईदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स ऑफ द सेम और अनदर एलिमेंट। यानी कि किसी एक एलिमेंट के या तो अकेले या फिर किसी और केमिकल के साथ कॉम्बिनेशन में मिलकर जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, यही वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके हमारा पूरा मैटर तैयार करते हैं। और इसके जो मेन पार्टिकल्स हैं एटम के वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एटम क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि ये एटम किसने डिस्कवर किया होगा? किसने ऐसा पहली बार बताया होगा कि आपको दिखने वाली इतनी सारी चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हैं जो कि हम देख भी नहीं सकते, है ना। तो चलो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के थ्रू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी मैटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी किसी न किसी तरह के बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है और उस यूनिट को हम एटम कहते हैं। ये जॉन डाल्टन ने बोला था। ये जॉन डाल्टन थे कौन? जॉन डाल्टन जो थे वो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे और इन्होंने 1803 में ये थ्योरी दी थी। अब देखो बच्चों, कई जगह ना तुम्हें 1803 लिखा मिलेगा, कई जगह 1808 लिखा मिलेगा, तो प्लीज़ इसको 1803 ही कंसीडर करो। ठीक है, अब डाल्टन भैया ने अपनी थ्योरी में क्या कहा हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। डाल्टन भैया ने कुछ 3-4 बातें कही, वो समझो। पहली बात, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि सभी एलिमेंट्स कुछ स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं जो कि इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, हम उन्हें फिर से तोड़ नहीं सकते। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो गई? एटम हो गई, किसी भी मैटर की या किसी भी एलिमेंट की। नेक्स्ट उन्होंने कहा ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। यानी कि क्या, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं वो अगर डिफरेंट है तो उनका एटम भी डिफरेंट है, और अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सभी एटम्स एक जैसे ही होंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम्स को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है, तो नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। क्या बोल दिया इन्होंने यहाँ पर? कंपाउंड्स बनते हैं ना, दो तरह के या दो से तीन अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं ना। एक नई चीज़ जो बनती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो जो कंपाउंड एलिमेंट्स बन रहे हैं ना, वो कंपाउंड एलिमेंट में अलग अलग तरह के एटम्स मिलते हैं अलग अलग रेशियो में और उससे कंपाउंड एटम तैयार होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल उन्होंने H2O से दिया था, जो कि इससे पहले वाली स्लाइड में शायद मैंने मेंशन किया है। H2O, उन्होंने कहा H2O होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन के पास अपने तरह के एटम होंगे, ऑक्सीजन के पास अपने तरह के एटम होंगे, लेकिन वो दोनों एक प्रॉपर रेशो में मिल जाएंगे और प्रॉपर रेशो में मिलकर क्या बना लेंगे? वो बना लेंगे एक तरह का कंपाउंड। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि डाल्टन ने तो कह दिया भाई कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, लेकिन यार कैसे मान लिया जाए? क्योंकि और भी कई ऐसे लोग थे जिनके दिमाग में ये बात खटक रही थी कि नहीं यार, एटम के अंदर भी कोई ना कोई चीज़ है। तो उन्हीं में से एक थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो थे, उन्होंने 1830 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या यूज़ किया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, है ना। तो इस इमेज में अगर आप गौर से देखोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ट्यूब लिया, कांच का एक ट्यूब, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है ना, मेंशन है यहाँ पर। अब इसके अंदर जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं, बहुत हाई वोल्टेजेस जब हम इसमें देते हैं, तो क्या होता है, क्या देखते हैं फैराडे
कि उन्हें पता चलता है, ये तो सब जानते ही हैं, कि जो करंट है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट हो रही है तो वो वायरिंग के अंदर हो रही है, तो हमें तो वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वायर के अंदर हो रही है। पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे देखूं, मैं क्यों ना इसको प्रैक्टिकल करके देखूं कि मुझे दिखाई दे जाए। पर अब देखो उन्होंने क्या किया, इसके लिए कैथोड और एनोड के बीच में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, उन्होंने बीच में कांच का ट्यूब फिक्स किया है ना। इस कांच के ट्यूब में बीच में गैप है और इसमें जो भी गैस फिल्ड है उससे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया गया है। इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होता है, हाई वोल्टेजेस अप्लाई होते हैं, तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त क्या होता है, कैथोड से, समझना, कैथोड से एनोड की तरफ जब करंट फ्लो होता है ना, पार्टिकल्स मूव करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ इस ग्लास ट्यूब में से, है ना, तो दिखाई तो देंगे नहीं क्योंकि बहुत बारीक बारीक, बहुत ही छोटे छोटे होंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये जो एनोड दिख रहा है, इस एनोड में परफोरेटेड एनोड यूज़ करके, सेकंड वाली इमेज में देखो, परफोरेटेड एनोड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसके पीछे तरफ एक ऐसा फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल इस्तेमाल कर लें जैसे कि जिंक सल्फाइड। तो क्या होगा, जो कैथोड से पार्टिकल्स निकल रहे होंगे वो एनोड से निकलते हुए जब जाएंगे तो वो जिंक सल्फाइड को हिट करेंगे, और जैसे ही वो जिंक सल्फाइड को हिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, चमकेंगे, एक ल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करेंगे। ल्यूमिनेसेंस वही वाली जो मेरे चैनल के नाम में है, ल्यूमिनेसेंस, फॉलो करना मत भूलना, है ना। तो उस तरह से वो ल्यूमिनेसेंस क्या करेंगे, ब्राइट स्पॉट्स देंगे, और जब वो ब्राइट स्पॉट आएंगे तो उससे क्या कन्फर्मेशन हमें मिलता है कि जो मूवमेंट हो रहा है ना पार्टिकल्स का, वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि कैथोड से कुछ निकला, उसने एनोड को हिट किया, और जब उसने एनोड को हिट किया तो वो जाके जिंक सल्फाइड पे टकराया, और जब वो जिंक सल्फाइड पे टकराया तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट आपको डेवलप होता हुआ दिखाई दिया। तो इससे ये पता चल गया कि जो भी पार्टिकल्स यहाँ से निकले हैं ना, वो कैथोड से निकले हैं और एनोड पे गए हैं, ये बात तो पक्की हो गई, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ चीज़ें समराइज़ कर ली, और समराइज़ करने के बाद उनको क्या पल्ले पड़ा, क्या समझ में आया, वो ये कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं उन्हें हम कैथोड पार्टिकल्स कह सकते हैं, ठीक है, कैथोड रे कह सकते हैं। ये स्टार्ट होती है कैथोड से, ख़त्म होती है एनोड पे, ठीक है। ये वैसे तो इनविजिबल है, हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम इनका बिहेवियर कैसे पता कर सकते हैं, कोई भी फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जैसे कि जिंक सल्फाइड को पॉलिश करके पता कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि अगर हम किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं यहाँ पर, समझ रहे हो, अगर हम किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं इस एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होगा, ये जो भी पार्टिकल्स हैं, ये जो भी लाइन रेज हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। अगली चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं किसी तरह की इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड आसपास इस एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होगा, ये जो रेज आपको दिखाई दे रही है ना, जो चमकीली सी, ये रेज कैसे बिहेव करने लगेगी, जैसे कि कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो, ठीक है। तो इन्हें नाम दे दिया गया क्या, इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। और अगली बात कि ये जितनी भी कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका नेचर किसी उस गैस पे डिपेंड नहीं करता जो कि उस ग्लास के ट्यूब में भरी हुई है, या फिर ना ही कैथोड पे ना ही एनोड पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ही बिहेव करते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भैया एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, एटम के अंदर एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। ये कौन ने बता दिया, ये बता दिया भैया माइकल फैराडे ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाइमलाइट में आते हैं अगले ब्रिटिश फिजिसिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन। 1997 यानी कि 1897 में इन्होंने सोचा कि भाई साहब, पहले फैराडे बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नामक कोई चीज़ है जो कि हर एक एटम में प्रेजेंट होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसके बारे में और जानकारी लें। तो उस जानकारी के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट की फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो इस फोटो में क्या समझो कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ में छेड़छाड़ की। कैसी छेड़छाड़ की उन्होंने, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, है ना। हम जहाँ ऊपर वाले पॉइंट में कह रहे थे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई मत करो, तो सीधा सीधा जो कैथोड रेज हैं वो मूव करती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही चीज़ कर दी, इन्होंने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सीधी सी बात है यार कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिविएट करेगा ही करेगा।
तो उसी डिविएशन के बेस पर इन्होंने क्या पॉइंट्स बनाए अपनी एक्सपेरिमेंट के बाद। इन्होंने पहला पॉइंट ये बनाया कि अगर हम लगाते हैं एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट होगा। एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होने पर जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव फील्ड के तरफ डिविएट कर जाएगा। वैसे ही अगर हम लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी कहीं ना कहीं डिविएट करेगा। अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई तो इलेक्ट्रॉन का डिविएशन ए की तरफ था, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो इलेक्ट्रॉन का डिविएशन सी की तरफ था। और एक स्पेसिफिक पॉइंट बना दिया गया जब इसको चेंज किया गया कि कहीं भी डिविएशन ना हो। जब डिविएशन नहीं हुआ तो वो सीधा कहाँ पर हिट किया, पॉइंट बी पर हिट किया। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात हो गई। अब इससे निष्कर्ष क्या निकले, ऐसे रिजल्ट क्या निकले। उन्होंने कहा फाइनली जो पॉइंट्स बनाए वो ये थे कि अगर किसी भी नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही क्या होगा, इसका इंटरेक्शन होगा किससे, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से। और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा यार उतना ही ज़्यादा ग्रेटर इसका डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जो ए और सी पॉइंट दिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे। अगली चीज़ आती है मास ऑफ द पार्टिकल। जितना लाइट पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। भाई लाइट है जल्दी उड़ जाएगा, है ना, दूर चला जाएगा, अगर भारी है तो नहीं जा पाएगा। अगला आता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। भैया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा वो डिविएट कर पाएगा पार्टिकल्स को। ये 3 पॉइंट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बता दिए। फिर इन्हीं एक्यूरेट मेजरमेंट्स को लेकर उन्होंने क्या क्रिएट किया, थॉमसन ने क्रिएट किया एक वैल्यू, और उस वैल्यू को हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या बताया, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1.78820 इंटू 10⁻11 कूलाम केजी। ठीक है, कूलाम केजी इनवर्स मैंने शायद यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो मैं बोल दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ आ जाती है, अगली जो इसी में नेक्स्ट एक और जिन्होंने अपना योगदान दिया वो थे मिलिकन। चलो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये रहे भैया मिलिकन। तो मिलिकन जो थे उनका नाम है पूरा R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। अरे यार ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चलो इनका भी समझ लो। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था इसे कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पहले समझो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया और फिर आखिर में क्या बताया। तो मिलिकन साहब ने क्या किया, उन्होंने एक चैम्बर क्रिएट किया। इस चैम्बर में अलग अलग पार्ट्स थे। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर उन्होंने इनलेट डाला किसका, एक ऑयल का। ऑयल को एटमाइज़र में फिट किया कि जैसे ही आप उसको स्प्रे करेंगे तो ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स चैम्बर के अंदर जाएगी। उसके बीच में थी एक मेम्ब्रेन, उसको कम्प्लीटली मेम्ब्रेन नहीं कहनी चाहिए, एक बैरियर है, उसमें एक छोटा सा अपर्चर होता है, एक छोटा सा होल होता है। उस होल से सिर्फ एक ही ड्रॉप एक बार में नीचे के चैम्बर में एंट्री कर सकती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। और एक और चीज़ यहाँ पर इस तरफ से एक्सरेज अप्लाई की गई हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, जैसे ही ऑयल स्प्रे किया, ऑयल की ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे की तरफ गई तो उस ऑयल ड्रॉप पर 2 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना अप्लाई किया गया कि ग्रेविटी और उसकी वैल्यू सेम टू सेम हो गई। तो जो आपकी ड्रॉपलेट है वो स्टैटिक हो जाना चाहिए, है ना। ये तरकीब थी उनकी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जितने बार एक्सरेज से जो आयन्स आए उनमें तो जो नेगेटिवली चार्ज था उस पर जैसे ही ऐड हुई ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उनका चार्ज कैलकुलेट किया गया। जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट किया गया, वो पूरे एक फिजिक्स का मेथड है। अगर वो आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनकी कैलकुलेशन के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद और उनकी कैलकुलेशन के बाद उनको हर बार एक चार्ज मिला, डिफरेंट चार्ज। लेकिन वो चार्ज हमेशा किसका इंटीजर था, इस वैल्यू का जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, इस वैल्यू का इंटीजर था। इसमें ×2 कर दो या इसमें ×3 कर दो, ऐसा था। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.602176 × 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे उन्हें इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे पता चला, इससे पहले जे थॉमसन भैया ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो बताया था, है ना। तो उस वैल्यू और इस वैल्यू दोनों को आपस में कैलकुलेट करके फाइनली ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू। अब देखो अगली कहानी क्या कहती है। अगली कहानी ये कहती है कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो उसको संभाल के रखती होगी, उसको न्यूट्रल बना के रखती होगी, वो पॉजिटिवली चार्ज होती होगी। तो इसी चीज़ को आगे समझाने के लिए किसने काम किया, रदरफोर्ड ने। 1917 में रदरफोर्ड ने क्या किया, जैसे कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट था ना वैसा ही किया गया यहाँ पर भी। बस इसमें क्या किया गया, इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ चीज़ें चेंज की गई। कुछ चीज़ें क्या चेंज की गई, जैसे पिछली बार जो है ना चमक लाने के लिए जिंक सल्फाइड लगाया गया था एनोड की तरफ, अब की बार लगाया गया कैथोड के पीछे। जैसे पिछली बार एनोड के अंदर परफोरेशन डाला था, उसके अंदर छेद किए गए थे, वैसे अब की बार किसके अंदर करे गए, कैथोड के अंदर करे गए। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया गया ना तो क्या देखा गया कि जैसे ही इसके अंदर, अच्छा हाँ एक और चीज़, जैसे कि पहले वाले केस में हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब रखी थी, यानी कि उसके अंदर ना प्रेशर कम था। तो यहाँ पे आपको गैस को फिल करना होता है। जब हम इसको गैस को फिल करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में तो क्या देखते हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है एक्सपेरिमेंट तो जो जिंक सल्फाइड की लेयर लगी थी ना उसमें क्या हो रहा है, ब्राइटनेस आ गई। उसमें ब्राइटनेस आ गई, इसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था जो कि गैस से होता हुआ पहुँचा कैथोड के अपर्चर तक और वहाँ से होता हुआ पहुँच गया जिंक सल्फाइड को हिट करने। और जैसे ही उसने जिंक सल्फाइड को हिट किया तो हमें ब्राइटनेस दिखाई दी। अब यहाँ ना एक सवाल आता है कि यहाँ पर गैस की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई गैस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअली गैस के ही आयन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं, जो कि हाइड्रोजन हीलियम जो भी आप गैस इस्तेमाल कर रहे हो उस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन देखना है तो आपको हाइड्रोजन से मिल जाएगा, जैसा कि चैडविक ने किया, ठीक है। अब 1932 में अगली चीज़ फिर से उन्होंने की कि भाई जो न्यूट्रॉन है उसको और कैसे डिनोट करें, कैसे डिफाइन करें, डिस्कवर करें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बेरिलियम की थिन शीट पर बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का और उससे निकले न्यूट्रॉन्स, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 3 अलग अलग पार्टिकल्स की खोज। ये था सारा इनका एक्सपेरिमेंट और ये थे रिजल्ट्स। अब अगली चीज़ आती है, एक बार रिकैप सुन लो। 3 तरह के पार्टिकल्स हैं जो कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑर्बिटल में रहता है बाहर और चार्ज होता है इसके अंदर -1.602 × 10⁻⁹ ठीक है। अगला पार्टिकल होता है प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जैसे कि यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है। चार्ज होता है इस पर +1.602 × 10⁻⁹ अगला आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा होगा, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लाई करता है न्यूक्लियस में, चार्ज होता है इसके अंदर 0। तो ये था आज का वीडियो केमिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की एटॉमिक थ्योरीज़ के बारे में। अलग अलग एटॉमिक थ्योरीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झट से सब्सक्राइब कर दो।